बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम लोग? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? ईद अच्छी गुजरी? खूब इंजॉय किया? क्वालिटी टाइम गुजारा अपने दोस्तों और फैमिली के साथ? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम तमाम प्यारे बच्चों को। वालेकुम अस्सलाम साहिल, एमन, मनाहिल, रूहान साहब। वालेकुम अस्सलाम रिजा, जहरा, अमल, वलीजा, फातिमा, वजीहा। वालेकुम अस्सलाम तमाम लोगों को। ओके प्यारे बच्चों, तो वालेकुम अस्सलाम जुनैद साहब। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल मोइस। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ज़रूरी बात से क्लास का आगाज़ करते हैं। वालेकुम अस्सलाम शास। पहले तो ये मेक श्योर कर लें कि क्लास में सब लोग आ चुके हैं या नहीं। अच्छा जी, तो मेरा ख्याल है चलें, लोग आते रहेंगे, तो कोई मसला नहीं है। आई होप सब लोगों ने वहाँ से यहाँ क्लास ज्वाइन कर ली है। कोई यकीनन गूगल क्लासरूम में नहीं होगा अभी। अबीर साहब जो है वो अब पता नहीं डेलिबरेटली लेट आते हैं, क्या मसला है, उनका दिल नहीं लग रहा है पढ़ाई में। माम गूगल क्लासरूम में कोई है? गूगल मीट पे? ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, in the last class we were discussing accounting concepts, accounting convention, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह मैक्सिमम एफर्ट करके ये बताने और समझाने की कोशिश की कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन, राइट। हालांकि पेपर में इस तरह की कोई चीज नहीं आनी, SLO आपके सामने रखा हुआ है, ठीक है। अबीर साहब काफी देर लग जाती है वहां से यहाँ आने में, सब खैरियत है सर? इतनी देर लगा देते हैं आप, कोई खास वजह? पूरी क्लास आ जाती है, अबीर साहब नहीं आते। अब अबीर साहब तो पहले सबसे पहले ज्वाइन करने वाले लोगों में से थे क्लास को। अच्छा, अगर आप स्टार्ट से होते तो फिर मैं आपका नाम क्यों नहीं लेता? पहले मैंने पहले भी नाम लिया और पूछा भाई अबीर नहीं है, अबीर का पढ़ने का दिल नहीं चाह रहा, तो उस वक्त आप कुछ रिप्लाई करते ना, बोलते नहीं सर मैं तो हूँ क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको लग रहा है आप स्टार्ट से हैं। ओके, थैंक यू महाम, थैंक यू सो मच। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये अकाउंटिंग की कुछ एजम्पशंस हैं। These are the conditions, these are the thoughts which we always consider while preparing financial statements and while recording business transactions, right? So what we have discussed yet, we have discussed business entity alhamdulillah, and money measurement and historical cost. Agree? अच्छा, फर्स्ट यूनिट किसका था अबीर? फर्स्ट यूनिट किसका था बेटा? कोई भी लिख के भेज दे। फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट पीओसी का। सेकंड यूनिट किसका था बेटा? फर्स्ट यूनिट पीओसी का था, सेकंड यूनिट पीओई का था। ओके ओके, तो मुझे ये बता सकते हैं आप लोग कि अटेंडेंस से रिलेटेड कोई बात हुई, असाइनमेंट से रिलेटेड कोई बात हुई है पिछले 2 यूनिट्स में? अटेंडेंस एंड असाइनमेंट से रिलेटेड अच्छा नहीं हुई। ओके, तो आपकी क्लास टीचर इंशाल्लाह टुमारो और डे आफ्टर टुमारो आपसे एक प्रेजेंटेशन शेयर करेंगी जिसमें वो आपको बताएंगी कि आपके अटेंडेंस की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। 75% से कम अटेंडेंस होने की सूरत में आपके साथ क्या होगा, आपको इस बात का अंदाजा नहीं है।
ठीक है। और इसीलिए मैं आपको डे फर्स्ट से कह रहा था कि मेरी क्लास में तो अटेंडेंस में लेता भी बहुत डिफरेंट अंदाज से हूँ, आपकी पार्टिसिपेशन की बेसिस पर। मैं आपसे यस सर नहीं भी लिखवाता कभी, तो भी मैं आपके अटेंडेंस मार्क करता हूँ, ये चेक करते हुए कि आपने पार्टिसिपेट क्लास में कितनी बार किया है। अगर आपने सिर्फ सलाम करके और रुखसत हो गए तो कोई फायदा नहीं है आपका, ठीक है। तो अब क्लास में, मेरी क्लास में 2-4 बार अच्छे से, अजराह मजाक भी कह रहा हूँ और आप इसको सीरियस भी ले सकते हैं। अगर फेस वॉश यूज करते हैं तो फेस वॉश आंखों में भी थोड़ा लगा लिया करें अंदर तक, और अगर साबुन से मुंह धोते हैं तो साबुन भी अच्छे से जरा आंखों में अंदर तक लगाया करें, ताकि मेरी क्लास में आंखें मुकम्मल खुली रहें और जलन से आप जो है तिल मिलाते रहें। उर्दू का बेहतरीन इस्तेमाल। वैसे तो हसन अब्बास साहब आपको उर्दू पढ़ा रहे हैं, अच्छी पढ़ा रहे होंगे यकीनन, वो बेहतरीन टीचर है, आउटस्टैंडिंग। जो भी पढ़ा रहा है आपको उर्दू, हर टीचर ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है AKHSS का। लेकिन उम्मीद करता हूं कि अब आप फेस वॉश और साबुन को सही से मुंह पर इस्तेमाल करेंगे, ताकि मेरी क्लास में आप मुकम्मल तौर पर उठे रहें। अगर आपकी पार्टिसिपेशन नहीं हुई तो आप इस बात को समझ लीजिएगा कि मैं अटेंडेंस का रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। कोई अपनी अटेंडेंस मुझसे ये नहीं कह सकता कि सर आपने मुझे एब्सेंट मार्क क्यों किया। आपकी पार्टिसिपेशन, और मेरे पास तो प्रूफ है ना, मैं तो प्रूफ के साथ दिखाऊंगा फिर आपको कि आपकी पार्टिसिपेशन है कितनी क्लास में। अक्सर मैं स्टूडेंट्स का नाम ले रहा होता हूँ, ना उन्हें अनम्यूट करने की तौफीक होती है, ना वो मैसेज करते हैं, तो इसका मतलब है वो सो रहे होते हैं क्लास में। तो सिर्फ क्लास को ज्वाइन करके छोड़िएगा नहीं, वरना। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी अटेंडेंस 100% है। अब ये लेम एक्सक्यूजेस खत्म कर दें कि मेरा डेटा कनेक्शन बंद हो गया था, मेरा डेटा खत्म हो गया था, मेरी लाइट चली गई थी। आपकी लाइट आए या लाइट जाए, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपके अटेंडेंस, आपके असाइनमेंट की सबमिशन, ये तमाम चीजें आपके रिजल्ट में बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। मेरा काम था पहले से गाइड करना, मैंने कर दिया, और मेरे सब्जेक्ट में मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। अगर आपके मार्क्स अटेंडेंस में और असाइनमेंट की सबमिशन में डिडक्ट हो रहे होंगे, तो मैं हो सकता है फिर आपके मार्क्स वहां पे भी जरा स्ट्रिक्ट चेकिंग करूं, बाकी जो मैं आपको असाइनमेंट, यानी जो मैं आपका टेस्ट वगैरह कंडक्ट करूंगा उसके मार्क्स मिला के, और उसकी बेसिस पे फिर आपके पेरेंट्स से मीटिंग होगी कि भाई आपके जो होनेहार, आपके जो नौनेहाल हैं, इनकी परफॉर्मेंस क्या, नौनेहाल की आपके, ठीक है। तो आई होप आप मेरी बातें तकरीबन समझ चुके हैं। अब बिजनेस एंटिटी जो है, वो पहले ये बताएं बिल्कुल ईमानदारी से कि इन 3 दिनों में पढ़ा तो नहीं होगा, यस और नो। ये ईमानदार लोग हैं जो अब मैसेज करेंगे, इंतहाई ईमानदार लोग। वेरी गुड। सच जो होता है ना वो बेहतरीन होता है। अच्छा ठीक है अमन, परेशान नहीं हो, हौसला रखो। ओके, चलिए जी, आप लोगों ने सच बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या मैं ये उम्मीद करूं कि आज आप जरूर पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। और ये वाला जो आप यस लिख रहे हैं ये भी सच है, इसको सच बनाना है। हाँ, अच्छा, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। चलें, नहीं वलीजा, अब उम्मीद की गुंजाइश नहीं है, अब काम करना है हमें हर हालत में। अब हमें होप नहीं करनी, अच्छा रिजल्ट लाने के लिए सिर्फ उम्मीद नहीं, हार्ड वर्क करना भी होता है। क्या ख्याल है? तो शुरू कर दें अब हार्ड वर्क। सही है, ईदें हो चुकी हैं, दोनों ईदें हो गई, ईद उल फितर भी हो गई, ईद उल अजहा भी हो गई, ठीक है। बस अब जो है कोशिश करें पूरा फोकस पढ़ाई पे हो जी। बिजनेस एंटिटी, 1 लाइन स्टेटमेंट देता हुआ चलूं, डिस्कशन नहीं करूंगा, क्या ख्याल है? नहीं सर, स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस नहीं, बिजनेस एंटिटी स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस नहीं होता सर। 1 लाइन स्टेटमेंट देता हुआ चलूं और फिर ड्यूअल एस्पेक्ट और ड्यूअल कॉन्सेप्ट्स पे बात करूंगा। बिजनेस एंटिटी, बिजनेस एक अलग हैसियत रखता है, बिजनेस का एक लीगल, बिजनेस का एक सेपरेट एग्जिस्टेंस है, और ओनर की एक सेपरेट एग्जिस्टेंस है। बिजनेस और ओनर दो अलग अलग चीजें हैं, राइट। मनी मेजरमेंट, बिजनेस के होने वाली हर ट्रांजैक्शन को पैसे में मेजर किया जाता है। आइदर वो पैसे डॉलर हो, पाकिस्तानी रुपी हो, ठीक है, रियाल हो, दरम हो, बरम हो, हमें उससे गर्ज नहीं है। मनी मेजरमेंट का ये कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा। हिस्टोरिक कॉस्ट, इसके ऊपर तो हमारी बात बड़ी अच्छी हुई थी। शहीर भाई मौजूद है? शहीर साहब, सर कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? सर अपनी खूबसूरत आवाज में हमें जरा हिस्टोरिक कॉस्ट अगर रिपीट करके आप सुनाएं।
इसको तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। क्या ख्याल है मूड है सुबह सुबह निहार मुंह ये सुनाने का हिस्टोरिक कॉस्ट क्या होती है, या अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। जी बिस्मिल्लाह। सर हिस्टोरिक कॉस्ट वो होती है कॉस्ट प्राइस जो हम पे करते हैं। अच्छा, और जनरली ये किस चीज की होती है? गुड्स की, क्या मतलब मर्चेंडाइज की? जी। सोच लो। वैसे तो गुड्स और मर्चेंडाइज की हो सकती है, कोई इसमें एतराज नहीं है। तो फिर गुड्स और जी मर्चेंडाइज को हम क्या ट्रीट करते हैं अपना? एसेट। राइट। तो ये एसेट से रिलेटेड होती है बेसिकली। हम अपने एसेट को जिस प्राइस पर परचेज करते हैं हम उसी प्राइस जी पर उसे लिखते हैं, चाहे जी सर मार्केट में उसकी ओरिजिनल कॉस्ट। प्राइस, यस, चाहे मार्केट में उसकी प्राइस, मार्केट वैल्यू डिपेंड नहीं करती जो भी हो। यस, मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो जाए डिक्रीज हो जाए हम मार्केट वैल्यू को कंसिडर नहीं करते। राइट। जी सर। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हिस्टोरिक कॉस्ट में एक चीज मैंने और बताई थी, याद करो। हिस्टोरिक कॉस्ट में मैंने ये बताया था शहीर कि जैसे मैंने कहा था, देखो हम जब अपना फर्नीचर खरीदते हैं तो फर्नीचर हमने 10 लाख रुपीज का खरीदा, तो हमारा 10 लाख रुपीज का फर्नीचर 10 लाख रुपीज का ही लिखा रहता है, पहले साल भी, दूसरे साल भी, तीसरे साल भी। बट हर साल हम फर्नीचर को बिजनेस के ऑपरेशंस में यूज तो कर रहे हैं, तो फर्नीचर जी क्या जिंदगी भर चलता रहेगा, कयामत तक चलता रहेगा? नहीं। हम नहीं फर्नीचर सर। की हम फर्नीचर की कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं, उसे बनाते हैं हर साल अपना, बोलो क्या, हर साल उसकी कुछ कॉस्ट को अपना क्या ट्रीट करते हैं? डेप्रिसिएशन अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। नहीं, हम उसे ट्रीट करते हैं अपना एक्सपेंस। जी याद आया? भाई देखो ना, जी फर्नीचर सर। तो हमारा क्या होता है, नेचर वाइज फर्नीचर क्या है हमारा, बताओ, बाकी सब भी बता एसिड। रहे हैं, शाबाश, एसेट है। तो क्या एसिड। एसेट कयामत तक रहेगा? ये कयामत तक जो एसेट नहीं सर। रहेगा वो एक ही है, एंड दैट इज लैंड, लैंड। है ना? तो फिर फर्नीचर जी तो इसका मतलब है हमारा यूजफुल उसकी लाइफ होती है, वो तो जी फर्नीचर जैसे जैसे यूज होता जाएगा वो रिड्यूस होता जाएगा, डेप्रिशिएट होता जाएगा। तो हम उसकी कॉस्ट को क्या करते हैं प्यारे बच्चों? जी शहीर, उसकी कॉस्ट को हम क्या करते हैं बेटा? रिड्यूस डिक्रीज करते करते हैं। हैं। जी तो रिड्यूस करते हैं तो खुशी मनाते हैं या गम? हम ही बनाते हैं। गम, और गम को कहते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। लेकिन जब हम अपने एसेट की कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं ना, तो हम उसकी ओरिजिनल कॉस्ट को कभी भी डायरेक्टली रिड्यूस नहीं करते, बल्कि हम एक ऐसा अकाउंट बनाते हैं जो हमारे एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट को भी डिफरेंट चेंज ना करे, बल्कि और एसेट अपनी ओरिजिनल कॉस्ट पे भी नजर आता रहे, और साथ साथ एक ऐसा अकाउंट बन जाए जो हमें बताए कि हमारा एसेट ओरिजिनल तो इतने का है, बट राइट नाउ उसकी बुक वैल्यू ये है। तो वो उसके लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम आपने पहले लिया था, क्या था वो नाम? एंड डेप्रिसिएशन अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। इसकी नेचर क्या होती है शहीर? शाबाश। नेचर। हाँ, यानी इसको हम क्या ट्रीट करते हैं अकाउंटिंग में, इसको क्या समझते हैं अपना? अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को भूल गए? चलो कोई बात नहीं, मैं बोल एक्सपें देता हूँ। कॉन्ट्रा एसेट मेरा बेटा, तुम्हें जी याद है, तुम भूल रहे हो, चलो कोई बात नहीं, थैंक यू, वेरी नाइस ऑफ यू। जी सर चलो थैंक म्यूट यू। कर लो, मोस्ट वेलकम। अच्छा चलो, तो अब कॉन्ट्रा एसेट ट्रीट करते हैं, और कॉन्ट्रा एसेट बेसिकली, कॉन्ट्रा एसेट जो है हमारे एसेट की वैल्यू को कम करता है। इसका मतलब है हम अपने एसेट की कॉस्ट को डायरेक्टली रिड्यूस नहीं करते, बल्कि एक ऐसा अकाउंट बनाते हैं जो हमारे एसेट की कॉस्ट को कम करता है, और उस अकाउंट का नाम है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट? ओके, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चलें, तो हिस्टोरिक कॉस्ट ये था, रिपीट टेलीकास्ट। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे, ड्यूल एस्पेक्ट्स और ड्यूल कॉन्सेप्ट्स। आपके पास बुक में ये पॉइंट किस नंबर पे मौजूद है, जरा बताइएगा। पॉइंट नंबर 6। हाँ, वहां क्या लिखा है वो आप देख लें। यहाँ पे मेरे पास अगर ये है तो मैं यकीनन आपसे शेयर कर लेता हूँ। मेरा ख्याल है नहीं है, क्योंकि इतना आसान है कि हमने यहाँ इसको शो नहीं किया। ओके, तो ड्यूल एस्पेक्ट तो मेरा ख्याल है कि जब मैंने आपको ट्रांजैक्शन एनालाइज करना सिखाई उसी वक्त पढ़ा दिया था, अगर आपको याद हो। ड्यूल एस्पेक्ट
याद है या नहीं, भूल गए? हाँ चलें भाई, डेबिट क्रेडिट नहीं जानते ना लोग, क्या ख्याल है फातिमा? अब कुछ बच्चे तो हमें बता रहे हैं डेबिट क्रेडिट, है ना? डेबिट क्रेडिट नहीं जानता हर बच्चा, उसने अकाउंटिंग का बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन इतना तो जानता है कि ईच ट्रांजैक्शन हैज मिनिमम, एग्जैक्टली, एक्सीलेंट, बस इतना ही बोलना है। ईच ट्रांजैक्शन हैज मिनिमम टू इफेक्ट्स। हर ट्रांजैक्शन दो चीजों को मुतासिर करती है, आइदर वो दोनों चीजें एसेट हो, वो दोनों चीजें कुछ लायबिलिटी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक ट्रांजैक्शन के कम से कम दो इफेक्ट होते हैं, और ट्रांजैक्शन के दोनों इफेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन को हमेशा इक्वल रखते हैं। किसी भी ट्रांजैक्शन के दोनों इफेक्ट्स को जब हम लिखते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन कभी भी आउट नहीं होती, अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा इक्वल रहती है। और इस बात का सबूत क्या है कि आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ट्रांजैक्शन मौजूद हैं, है ना? अच्छा चलो अब आगे बढ़ता हूं मजीद। तो ड्यूअल एस्पेक्ट पे मजीद बात करने की जरूरत नहीं है, मेरा ख्याल है अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लियर है। ट्रायल बैलेंस कहाँ से आ गया अबीर भाई? अकाउंटिंग इक्वेशन की बात हो रही है मेरा बेटा, अकाउंटिंग इक्वेशन, सही है। अभी तो ट्रायल बैलेंस पे लेके भी नहीं गया ना इन बच्चों को मैं। अच्छा चलें तो आगे बढ़ते हैं मजीद। अच्छा जी, हमारे पास तो अभी कुछ बच्चों ने देर से क्लास को ज्वाइन किया, मैं उन्हें फिर उनके लिए एक बार बोल रहा हूँ। और अब मैं ये कल या परसों आपके मिस आपसे प्रेजेंटेशन शेयर करेंगी, क्लास टीचर, तो आपको ये बात का एहसास हो जाएगा कि भाई आप लोगों ने हर क्लास में अपनी अटेंडेंस को मेक श्योर करना है। अटेंडेंस पर अब कोई कंप्रोमाइज नहीं है। अटेंडेंस और आपके असाइनमेंट्स, ये दो चीजें इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आप कोशिश करेंगे इन चीजों पर मैक्सिमम फोकस करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार बड़े अदब से कह रहा हूँ, प्यार से कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी क्लास और हर क्लास में अपनी अटेंडेंस को मेक श्योर करें लाजमी। और अटेंडेंस भी कैसी? विद पार्टिसिपेशन, सही है। अगर क्लास टीचर आपकी पार्टिसिपेशन चाह रहे हैं तो यकीनन पार्टिसिपेशन के साथ आप क्लास को अटेंड करें। अगर टीचर पार्टिसिपेशन नहीं चाह रहे, वो सिंपल लेक्चर दे रहे हैं, आपको सुनना है तो आप डेफिनेटली सुनिए, सही है। आप जबरदस्ती पार्टिसिपेट ना करें, वरना वो भी एक मसला हो सकता है। ओके, तो अल्हम्दुलिल्लाह ड्यूअल एस्पेक्ट क्लियर है। अच्छा अब अबीर भाई आप बताएंगे ड्यूअल एस्पेक्ट असल में आया कहाँ से? ये किसी ने इजाद किया या फिर जो है ये बस ये भी लोगों ने ऐसे मिलके बना लिया? अबीर भाई, आर यू देयर? सर सर यस। इसका स्पेसिफिक तो कोई मतलब ये नहीं पता कि किसने वो किया है, अच्छा वरना हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स के हिसाब से आता है, या तो एक अच्छा, चीज घटती है दूसरी हाँ, चीज बढ़ती है, ओके तो इसी लेन देन के उसमें आता अच्छा, है। ओके चलें, मैं एक लाइन का स्टेटमेंट देता हूँ। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू, आपने अपनी थॉट शेयर की। बाकी सब लोगों में से अगर कोई जवाब देना चाहता है, किसी के पास जवाब है तो जल्दी से दे दे, वरना फिर मैं अपनी थॉट शेयर करता हूँ। फटाफट तेजी से अनम्यूट करे अपना माइक और जवाब दे दे। इफ यू हैव, इफ एनी वन ऑफ यू वांटेड टू शेयर। नहीं, कोई शेयर नहीं करना चाहता अपनी थॉट? ओके, तो देखें किताबों में इस ड्यूअल एस्पेक्ट को, इस ड्यूअल कॉन्सेप्ट को, इस डबल एंट्री सिस्टम को किताबों की हद तक अगर देखा जाए तो इस डबल एंट्री सिस्टम को बताने वाले शख्स का नाम, इस डबल एंट्री सिस्टम, इस ड्यूअल एस्पेक्ट को बताने वाले शख्स को अकाउंटिंग में फादर ऑफ अकाउंटिंग के नाम से पुकारा जाता है। और ल्यूका पेसोली, ल्यूका पेसोली, यस मनाइल जहरा, एग्जैक्टली। आप, मैंने बोला और आपने लिख के भेजा, क्या बात है, सही है। ये एक जो है फ्रांस, मेरा ख्याल है फ्रांस और इटली, इससे कहीं से कोई ताल्लुक था इन साहब का। इन्होंने, और ये बेसिकली मैथमेटिशियन थे, इन्होंने ये लिख के भेजा था LUCAPACIOLI, ल्यूका पेसोली, सही है। और इनका पूरा नाम है ल्यूका, तो ल्यूका से पहले भी कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा। चले मैं जब प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा तो आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। फादर ऑफ अकाउंटिंग जो है वो ल्यूका पेसोली साहब हैं। और मजे की बात यह है कि ये फादर इसलिए कहला दिए गए, इनको क्या इसलिए फादर कह दिया गया कि इन्होंने इस बात को ना, डबल एंट्री सिस्टम ड्यूअल एस्पेक्ट को किताब में लिख के पहली बार 1494 में
1494 में इन्होंने लिख के डिफाइन कर दिया। इन्होंने कहा भाई ऐसे होना चाहिए काम। इन्होंने कहा हर चीज के दो इफेक्ट होते हैं और ये इन्होंने लिख के कह दिया। अच्छा सर उससे पहले ये नहीं होता था? मजे की बात है 1494 से पहले भी ये काम होता था, लेकिन किसी किताब में पब्लिश नहीं था, कहीं पे लिखा हुआ नहीं था, लोग कर रहे थे। नूरुलैन ये तो कुछ थोड़ा मुझे इसमें कुछ वो लग रहा है, तो हो सकता है ये भी हो नाम, लेकिन हाँ फ्रायर, यस। अब फ्रायर का लफ्ज आप लोग यूज नहीं कर रहे, आप फ्रा ल्यूका लिख रहे हैं, लेकिन मुझे याद पड़ता है इनका पूरा नाम था, आप लोगों ने ढूंढा है, यस फ्रांसिसन, जी जी फ्रायर, इनका नाम था फ्रायर ल्यूका, फ्रायर ल्यूका पेसियोली, ये नाम था इनका, ठीक है। अच्छा बहरहाल, तो अब और ये इटालियन मैथमेटिशियन थे एग्जैक्टली। तो आप लोगों ने मुझे इनकी हिस्ट्री भी निकाल के दे दी है, अब आपको हिस्ट्री भी पढ़ानी है। अब आगे बढ़ते हैं, टाइम बचाते हैं अपना और कोशिश करते हैं आज इसको खत्म करें। अब हम जो है, क्योंकि हम जो है वो अपना जो टाइम फ्रेम है हमारा, हम उसको फॉलो नहीं कर पा रहे ऑनलाइन सेशन की वजह से। मैं एक चीज को 10-10 बार रिपीट करता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ, टाइम इसमें लगता है। अब हम कोशिश करेंगे स्पीड अप करें, इसीलिए मैं कह रहा हूँ अटेंडेंस पे अपनी जरा नजरसानी कीजिएगा, ठीक है। चलें, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ल्यूका, फ्रायर ल्यूका पेसियोली वाज द फर्स्ट पर्सन हु रोट इट इन हिज मैथमेटिशियन बुक। उस बुक में इन्होंने अकाउंटिंग के बारे में लिखा। मजे की बात, राइटर किसके थे? मैथमेटिशियन के। उसमें इन्होंने ये अकाउंटिंग से मुतालिक भी लिख दिया, और इनके लिखने की वजह से इन्हें फादर ऑफ अकाउंटिंग का खिताब दे दिया गया। यस, हाँ बिल्कुल, वरना इससे पहले भी लोग जो है वो डबल एंट्री सिस्टम के तहत काम कर रहे थे, लेकिन वही बात कि जब तक कोई चीज पब्लिश ना हो जाए, तो वो अगर आपके नाम से पब्लिश हो गई तो बस वो आपके नाम पर हो गई, तो बिल्कुल इस तरह। लेकिन बहरहाल उनको उनको एक मुकाम दिया गया, उनका नाम पब्लिश किया गया, और ऐसा है तो बस हम भी उन्हें फादर ऑफ अकाउंटिंग ही ट्रीट करते हैं, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, तो ड्यूअल एस्पेक्ट समझ आ गया। उसके बाद आगे और क्या है हमारे सिलेबस में, आइए जरा देखते हैं। ड्यूअल एस्पेक्ट के बाद है एक्रूअल बेसिस, और इसका दूसरा नाम है मैचिंग प्रिंसिपल। पॉइंट नंबर 7 पर नजर आ रहा है सब बच्चों को? मेरे प्यारे बच्चों जल्दी बताएं, शाबाश। मैचिंग प्रिंसिपल, एक्रूअल बेसिस, एक्रूअल बेसिस, मैचिंग प्रिंसिपल, सबको नजर आ रहा है? ओके। अब क्या है ये कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट मैं जब SLO 4 पढ़ाऊंगा वहां रिपीट करूंगा, आपसे पूछूंगा, आपने याद दिलाना है। अगर आपको अभी समझ में ना भी आए तो कम से कम आप इतना तो सुन लेंगे जो मैं कहूंगा। सुनने वाली बात तो समझ सकते हैं ना, यानी सुन के मेरी बात जितनी समझ आ जाए, जितनी दिमाग में रह जाए, वो याद रख लीजिएगा। देखें, मैचिंग प्रिंसिपल बेसिकली अब क्या कह रहा है यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ से दिखाऊं तो यहाँ वो क्या कह रहा है, आइए ये भी आपके सामने रख देते हैं ना। ये लीजिए मैचिंग प्रिंसिपल, ये रहा आपके सामने, ठीक। हाँ आपको प्रॉपर नजर आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। कितना सिंपल लिखा हुआ है आपकी बुक में, 2.5 लाइंस लिखी हुई हैं, ठीक है, ऐसा ही है ना? नहीं गलत पढ़ा मैंने, सॉरी, 2 लाइंस लिखी हुई हैं, तकरीबन 2 लाइंस, ऐसा ही है, राइट। तो बुक में आपकी 2 लाइन शो हो रही हैं, और एक्रूअल प्रिंसिपल, यस अबीर, ठीक है। एक्रूअल प्रिंसिपल भी कहते हैं इसको, एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग भी कहते हैं इसको मैचिंग प्रिंसिपल भी कहते हैं। और इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल मतलब है। देखो मेरी बात सुनो, अगर आप किसी बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस मालूम करना चाहते हो, छोड़ दो इस पिक्चर को थोड़ी देर के लिए, परेशान मत हो, चीजों को मुश्किल ना बनाओ, सिर्फ मुझे इतना बताओ, अगर आप प्रॉफिट मालूम करना चाहते हो बिजनेस को कितना हुआ, तो क्या पिछले साल के सारे खर्चे भी इस साल की इनकम में से लेस करोगे? अपनी अकल से बताओ। नहीं। अच्छा चलो, और इससे ज्यादा आसान बात करता हूं, इससे भी ज्यादा आसान बात। आपने, जो आपके पेरेंट्स ने आपको अगस्त के महीने के लिए पॉकेट मनी दी, अभी अगस्त का महीना शुरू हो गया ना, अभी हो सकता है ना मिली हो या मिल जाए, या ईद पे ईदी भी मिली हो तो वो पैसे भी जमा हुए हो, तो अभी आपको पॉकेट मनी भी मिल जाए एक्स्ट्रा। या हो सकता है आपके पेरेंट्स ने आपको 28, 29, 30 कोई पैसे दे दिए हो कि ये लो भाई आपके अगस्त की पॉकेट मनी है ये। तो आप अगस्त की पॉकेट मनी से अगस्त के ही एक्सपेंसेस को मैच करते हैं, उनसे ही उनको पे करते हैं, ऐसा ही करते हैं ना आमतौर पे। ये हमारा जर्नली, ये हमारा एक एटीट्यूड है कि हमारा ये अंदाज है कि हम जिस मंथ से जो चीज रिलेट करती है उसको उसी मंथ से
बिलोंग करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये जो हमारा इंसान का मिजाज और अंदाज है, यही अंदाज अकाउंटिंग ने अडॉप्ट किया, क्योंकि अकाउंटिंग इज क्या कहना चाहिए, वो इल्हामी किताब नहीं है। इल्हामी यानी अल्लाह ताला ने नाजिल नहीं फरमाई ना, इंसानों ने बनाई, तो इंसानों ने अपने मिजाज के तहत ही बनाई, जो एक जर्नल अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक बनाई। क्या कि भाई अगर हम जुलाई का प्रॉफिट और लॉस मालूम करना चाहते हैं तो हमें जुलाई के एक्सपेंसेस एग्जैक्ट और जुलाई की इनकम पता होनी चाहिए। अगर हम जुलाई की इनकम से पिछले जून और मई के खर्चों को माइनस करेंगे तो ये सही नहीं होगा। हमें मैचिंग प्रिंसिपल बस यही बोल रहा है कि किसी भी पीरियड के एक्सपेंसेस को उस पीरियड की इनकम से मैच करना है, ये है मैचिंग प्रिंसिपल। नहीं समझ आया? दोबारा कह रहा हूं एक बार। सर क्यों करते हैं ये, जरूरत क्या है? भाई प्रॉफिट और लॉस मालूम करने के लिए। तो अब अगर कोई प्रॉफिट और लॉस, आप किसी बिजनेस के अकाउंटेंट हैं, आपने क्या किया, आपने बिजनेस के पिछले साल की इनकम को इस साल के एक्सपेंसेस से मैच करके ओनर को बता दिया प्रॉफिट हुआ है, तो ओनर तो बेचारा सर पीट लेगा, बोलेगा कितना खूबसूरत अकाउंटेंट रखा है मैंने, पिछले साल की इनकम इस साल के एक्सपेंसेस से मैच करके बोल दिया कि प्रॉफिट हुआ है बिजनेस को। ओ भाई, इस साल के एक्सपेंसेस को इस साल की इनकम से मैच करना चाहिए। इस साल जो आपने, इस महीने जो आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज की, इस महीने जो आपने खर्चे किए, उसको इस महीने जो आपने रेवेन्यू जनरेट किया उससे मैच करेंगे तो आपको सही आपके बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा। तो बस मैचिंग प्रिंसिपल यही कह रहा है, किसी भी बिजनेस का सही प्रॉफिट और लॉस तभी मालूम हो सकता है व्हेन यू match the expenses of that particular period to the revenue of that particular or same period. Is it clear? नहीं समझ आया मैंने क्या कहा? ईमानदारी से बताएं, अकाउंटिंग का मैचिंग प्रिंसिपल क्या बता रहा है कि जो जिस साल का खर्चा, जो जिस महीने का खर्चा, जो जिस वक्त का खर्चा, वो उस वक्त के खर्चे से उसी वक्त उसी मंथ की इनकम को मैच किया जाएगा। वो दोनों आपस में मैच होंगे तो करेक्ट बिजनेस की पोजीशन पता चलेगी, परफॉर्मेंस पता चलेगी। पिछले साल के एक्सपेंस को या पिछले साल की इनकम को इस साल के एक्सपेंस या इनकम से मैच करना बेवकूफी है, ये बिजनेस की सही परफॉर्मेंस नहीं बताएगा। अब मैं ये पढ़ लूं यहाँ क्या लिखा है, एक्सपेंसेस ऑफ अ पीरियड मस्ट बी ऑफसेट अगेंस्ट द रेवेन्यू ऑफ द सेम पीरियड, द रिजल्ट बीइंग नेट इनकम और लॉस फॉर द पीरियड। अगर आप सही एक्सपेंस और इनकम को मैच करेंगे तो आपको सही प्रॉफिट और लॉस पता चलेगा। बुक में क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट रेवेन्यू एंड आर रिकॉग्नाइज्ड एज दे आर अर्न्ड वेदर मनी इज रिसीव्ड और नॉट। कितनी जबरदस्त बात लिखी है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात हम जानते हैं या नहीं? और एक्रूअल प्रिंसिपल जो है वो उसने आगे लिखा है और नॉट and costs are recognized as they are incurred whether money is paid or not। अच्छा, अब बेसिकली जो एक्रूअल प्रिंसिपल वहां लिखा है ना, वो रियलाइजेशन के प्रिंसिपल के तहत लिखा हुआ है, ये वाला प्रिंसिपल रेवेन्यू रिकॉग्निशन। ठीक है, तो असल में आपको मैचिंग प्रिंसिपल यही याद रखना है जो मैंने बताया। क्या? सिंपल। मैचिंग प्रिंसिपल कहता है, मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, एक्सपेंस और इनकम जिस पीरियड से बिलोंग करते हो उसी पीरियड में रिकॉर्ड करने हैं। सिंपल। ओके, आपने कहा क्लियर, समझ आ गया, तो मैं आगे बढ़ता हूं और देखता हूं मेरे पास और क्या है। द नेक्स्ट वन इज कंसिस्टेंसी। अच्छा, पहले तो प्यारे बच्चों कंसिस्टेंसी का मतलब बताओ आसान उर्दू में। यस, जी, कंसिस्टेंसी का मतलब बता रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे। अच्छा, ओके, चलो। बिना रुके, क्या बात है, जबरदस्त उर्दू का लफ्ज। और माहम ने तो हद ही कर दी, बोला तसलसुल। और वजीहा ने भी खूबसूरत इंग्लिश का मुजाहरा किया, बोला कांस्टेंट। अक्सा ने बोला मुस्तकिल मिजाजी। क्या बात है, जबरदस्त, बेहतरीन। तो अब मैं बोलता हूं, अब मैं कहता हूं, चलें आप, अब मैं आपसे पूछता हूं, आप बताइए। मैं रोजाना आपको क्लास में पढ़ाता हूं, यानी तकरीबन रोजाना पढ़ाता हूं, है ना? कोई दिन ऐसा नहीं होता मेरा यूनिट ना हो। आपको मेरा मिजाज, मेरा एटीट्यूड, मेरे बात करने का अंदाज हमेशा एक जैसा लगता है, या आपको लगता है कि एक दिन सर बहुत गुस्से में होते हैं, एक दिन सर बहुत ज्यादा हंसी मजाक कर रहे होते हैं? आपको क्या लगता है?
कंसिस्टेंसी है मेरे मिजाज में। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल हमेशा एक जैसा रहता हूं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन वंस इन अ वीक, वंस इन अ मंथ ऐसा होता है कि जब आप थोड़ा सा जरा मुजाहरा करते हैं, तो फिर मुझे मजबूरन अपने बिहेवियर को चेंज करना पड़ता है। वैसे मेरे पढ़ाने का मिजाज एक जैसा है, जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तो ऐसा नहीं है कि किसी दिन मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं और किसी दिन मैं बहुत बुरा पढ़ाता हूं। शायद हो सकता है वो इस वजह से आपको लगता हो, इस वजह से देखें इसमें आपका भी तो किरदार है ना, आपका भी तो रोल है। जब आप बहुत थके हुए होते हैं, वैसे तो आप थके हुए हैं, एक मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, समझाने के लिए बुरा ना मानिएगा, मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, अगर आप थके हुए हैं, जो कि आप हैं भी, और अगर आप थके हुए हैं तो होता क्या है, जब आप थके हुए होते हैं तो आपको आपका फेवरेट टीचर भी पढ़ा रहा हो तो आपको नींद आती है। नहीं, वो जो चाहते हैं, चाहते ना, चाहतों की बात ना करें भाई एमन, चाहतों की बात नहीं हो रही, बात हो रही है कि जिस दिन आप फ्रेश होती हैं आप उस दिन अच्छे से पढ़ती हैं, चाहे कोई भी टीचर पढ़ा रहा हो। और जिस दिन आप फ्रेश नहीं होती हैं, आप थके हुए होते हैं, आपकी तबीयत डिस्टर्ब होती है, तो आप उस दिन नहीं पढ़ पाते। ये है स्टेट ऑफ माइंड। एग्जैक्टली एग्जैक्टली आप जब फ्रेश होते हैं आप फोकस्ड होते हैं, और जब आप फ्रेश नहीं होते आप उलझे हुए होते हैं, आपकी दोस्त से लड़ाई हो गई है, आपकी घर में थोड़ी सी किसी से बातचीत खराब हो गई है, तो क्या होता है, आपके एटीट्यूड पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इस वजह से आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है वो डिस्टर्ब होता है। ओके, तो बस बहरहाल अब यहाँ पे ये सब बातें हैं नहीं, यहाँ पे ये सब बातें नहीं है। क्या बाकी पूरी क्लास है मेरे साथ, या ये 4-5 लोग ही हमसे बातें कर रहे हैं बस? रिजा, साहिल, समर, शाज, आप लोग क्लास में मौजूद हैं सब? अच्छा, अगर आप मौजूद हैं तो ओके, मैं मौजूदगी का एहसास जरा देख लूं, क्योंकि आप सब लोग तो बिल्कुल खामोश बैठे रहते हैं, पार्टिसिपेट करते ही नहीं है। जब तक के नाम ना लिया जाए, शास आपका कोई मैसेज नहीं आया मेरे पास, ठीक है। और इसी तरह शीजा क्लास में है ही नहीं, या हैं? अगर हैं तो मैसेज करके बता दें वो हैं क्लास में, ठीक है। समर साहब मैसेज नहीं करते, साहिल साहब मैसेज नहीं करते, फिर बोलते हैं सर हमने तो मैसेज किए थे। राविया का कोई मैसेज नहीं आया आज मेरे पास। नूरुलैन ने शुरू शुरू में एक मैसेज किया था, मुझे याद है, खुशी का इजहार किया था, उसके बाद कोई मैसेज नहीं आया। मिनाल खुर्रम क्लास में है, लेकिन पता नहीं है या नहीं है, नहीं पता किसी को भी। चले बहरहाल, हाँ भाई इस तरह तो हैं सब लोग। चलिए अब्दुल मोइज साहब प्लीज मार्क योर अटेंडेंस, और हो सकता है मैं अगले यूनिट में भी अटेंडेंस ले लूं दोबारा, या फिर आपकी पार्टिसिपेशन। अब देखिएगा मैं इंशाल्लाह आप लोगों से आपकी अटेंडेंस शेयर करूंगा, ठीक है। और अटेंडेंस में आप लोग देख लीजिएगा कि आपकी अटेंडेंस जो है वो आपके यस सर कहने पे मार्क होती है या फिर आपकी पार्टिसिपेशन की बेसिस पर। अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्लास में, आपने एक क्लास में एक यूनिट में, जैसे अभी 40 मिनट्स का यूनिट हो रहा है मेरा, इस 40 मिनट के यूनिट में किसी ने एक मैसेज किया है तो मैं उसको फिर अटेंडेंस उसकी मार्क नहीं करूंगा। उसने सिर्फ एक मैसेज किया है, वो पूरी क्लास में सिर्फ एक मैसेज करना आया था मुझे बस। जी, तो अब अब्दुल मोइज साहब के बाद बिल्कुल अगर आपने मिनाल मैसेज किया तो मुझे कोई एतराज नहीं है। अब्दुल मोइज साहब ने यस सर लिख दिया, अब्दुल मोइज साहब दोबारा लिख दें जरा, बाकी लोग भी मैसेजेस कर रहे थे। सर ओके सर से काम नहीं चलेगा अरमान साहब, मेरे सवालों के जवाब देने होते हैं। अब्दुल मोइज ने लिख दिया ओके। अब ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज मार्क योर अटेंडेंस। ओके जी डन। मेरा ख्याल है अब यस सर ना लिख के भेजिएगा, अगर आपने अटेंडेंस मार्क कर दी तो अब यस सर लिख के ना भेजें। ओके जी, अगर सबने अपनी अटेंडेंस मार्क कर दी है तो बस अब हम कंटिन्यू करते हैं क्लास को। और जो लोग क्लास में नहीं सुन रहे थे हमें, जिन्होंने नहीं सुना गौर से, उनकी अटेंडेंस रह गई तो रह गई, बस अब कुछ नहीं हो सकता। चलें, लास्ट मिनट से अब हमारे पास, इसको खत्म करते हैं। कंसिस्टेंसी इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, कंसिस्टेंसी मीन्स
the procedures, the methods you are adopting or you are using in performing accounting, you have to consistently follow the rules, follow the methods and वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स। यानी अगर आपने मिसाल के तौर पर, अब मेरी बात सुनिएगा, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं ये अकाउंटिंग के, क्योंकि अभी तो आपको अकाउंटिंग आपने पढ़ी नहीं है, आप ये सिर्फ उसकी बेसिक्स पढ़ रहे हैं। जब आप काम, अब जैसे मैं एक मिसाल देता हूं, किन के लिए, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए, अकाउंटिंग बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए एक मैं जुमला कहता हूं, अगर उन्हें समझना है ना तो वो जरूर बहस करें। अगर आपने डेप्रिसिएशन पढ़ा है और आपको ये पता है कि डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से भी कंप्यूट किया जाता है, डिमिनिशिंग बैलेंस से भी कंप्यूट किया जाता है, अगर पढ़ा है आपने इससे पहले, तो कंपनी बिजनेस अगर स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन कंप्यूट कर रहा है तो वो हर ईयर स्ट्रेट लाइन मेथड से ही कंप्यूट करेगा। दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। अगर आपने डेप्रिसिएशन नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, किसी ने पढ़ा है तो वो मेरी बात फौरन समझ सकता है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बिल्कुल इसी तरह अगर अब मैं जनरल एग्जांपल देता हूं ना आपको समझाने के लिए। अब आप इसको यहां इस पिक्चर से मत समझ लीजिएगा। क्या कह रहा है, द रूल रिक्वायर यूजिंग द सेम प्रिंसिपल वैल्यूएशन प्रोसीजर इन डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड। यानी अगर आपने इस साल अकाउंटिंग करते हुए किसी पर्टिकुलर मेथड को यूज किया है तो आप नेक्स्ट ईयर वो मेथड चेंज नहीं करेंगे, आप उसी मेथड को फॉलो करेंगे अनटिल अनलेस कि आपको उस मेथड में कोई ड्रॉबैक्स नजर आए, कोई प्रॉब्लम्स नजर आए, तो उस सूरत में आप चेंज करेंगे और फिर बाकायदा आप तमाम एक्सप्लेनेशन देंगे कि आपने वो मेथड क्यों चेंज किया है। सर कहां देंगे एक्सप्लेनेशन? अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। आप सब मेरे साथ हैं? मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, समझ आया? जो भी मेथड, जो भी प्रोसीजर, जो भी तरीका कार आप फॉलो कर रहे हैं, आप उन सबको कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे, आप उसको चेंज नहीं करेंगे अनटिल अनलेस। ऐसा नहीं है कि चेंज हो ही नहीं सकता, 5 साल के बाद आप चेंज कर सकते हैं, बट आपके पास उसके लिए रीजनेबल लॉजिक्स होनी चाहिए। सही है? अबीर कहता है स्ट्रेट लाइन मेथड इज इंप्लाइड ईच ईयर कंसिस्टेंटली एट अ स्पेसिफिक रेट सेटल्ड। यस एग्जैक्टली, सही है। कोई भी मेथड हो सकता है अबीर, अगर SYD सम ऑफ ईयर डिजिट ओके स्टूडेंट्स, हम रिज्यूम करते हैं अपनी क्लास को। अल्हम्दुलिल्लाह जिन स्टूडेंट्स ने इमीडिएटली ज्वाइन करना होता है वो कर चुके हैं, तो मैं अपनी बात को वहीं से कंटिन्यू कर लेता हूं। क्या कंसिस्टेंसी अगर आप अपने बुक से देखना चाहें तो अकाउंटिंग कन्वेंशन में पॉइंट नंबर 2 पर है। यानी आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाएंगे, देखें हमने कहा था ना अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है। अकाउंटिंग कन्वेंशन बेसिकली वो तरीका कार हैं, वो कंडीशंस हैं, वो रूल्स हैं कि जब, हेलो मिनाल को आवाज नहीं आ रही, बाकी सबको तो आवाज आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह जी। मिनाल आप रीज्वाइन कर लीजिए क्लास को। मिनाल ओके थैंक यू। ओके मिनाल कह रही हैं आप सुन सकती हैं। ओके तो प्यारे बच्चों, मैं ये अर्ज कर रहा था आपसे कि बेसिकली अकाउंटिंग कन्वेंशन अब अगर किसी को याद नहीं है तो फिर भूल जाए, वो छोड़े रहने दे अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होते हैं। बस वो ये याद रखे कि कंसिस्टेंसी जो है बेसिकली वो किन चीजों में चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप अपने प्रॉफिट और लॉस मालूम कर रहे हैं, इस साल आपने किसी और तरीके से मालूम किया, अगले साल किसी और तरीके से मालूम किया, तो दिस इज कॉल्ड मिस रिप्रेजेंटेशन। आप अपनी चीजों को गलत अंदाज से प्रेजेंट कर रहे हो ना। अकाउंटिंग के हर पीरियड में सेम मेथड यूज करना होगा। एग्जैक्टली महानूर, ठीक है। और अगर किसी पीरियड में आफ्टर 3, 4, 5 इयर्स आपको चेंज करना पड़ जाए तो आपके पास वैलिड रीजंस और लॉजिक होंगी जो आप लिखेंगे, प्रेजेंट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि व्हाई द फर्म हैज चेंज मेथड फ्रॉम दिस मेथड टू दिस मेथड। यस एग्जैक्टली, हाँ वो। और ये अब ये सब अभी सीखने वाला काम नहीं है, ये बहुत आगे जाके, ये मास्टर्स लेवल पर या प्रोफेशनल लेवल की अकाउंटिंग पढ़ते हुए आपको ये सिखाया जाता है कि आप किसी मेथड को चेंज करेंगे तो फिर वो उसकी लॉजिक्स क्या होंगी, वो आर्गुमेंट क्या होंगे। अभी तो सिर्फ आपको ये सिखाया जा रहा है कि कंसिस्टेंसी मीन्स द रूल्स, द मेथड्स विच यू अडॉप्ट इन फर्स्ट पीरियड विल बी कंसिस्टेंटली फॉलोड इन नेक्स्ट पीरियड्स। राइट, आगे बढ़े, इजाजत है? सब क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह?
यानी अगर इस साल कंपनी ने किसी एक मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया तो अगले साल भी उसी से होगा। बैड डेट्स, याद है बैड डेट्स का वर्ड? बैड डेट्स, बुरे कर्जों से होने वाला नुकसान। इस साल अगर बुरे कर्जों से होने वाला नुकसान हमने कैलकुलेट किया किसी एक मेथड से, तो नेक्स्ट ईयर भी हम एक्सपेक्ट करेंगे उसी मेथड से बैड डेट एक्सपेंस होगा, राइट? एक मिनट रुकिएगा। जी प्यारे बच्चों, तो हम बात कर रहे थे किस चीज की? कंसिस्टेंसी की। अब कंसिस्टेंसी क्लियर है? ओके, तो अब अगला नाम क्या है आओ देख लेते हैं। गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न, ठीक है। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, 1 मिनट में समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। बुक में देखना जरा कहाँ है, बुक में किस नंबर पे चेक करो, और यहाँ देख लो गोइंग कंसर्न, कंटिन्यूइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न। बुक में पेज नंबर पॉइंट नंबर 3 पर है। आसान लफ्जों में कह रहा हूँ, यहाँ क्या लिखा है इसको भी छोड़ दो, वहां क्या लिखा है उसे भी छोड़ दो, पहले मेरा जुमला सुनो फिर पढ़ना। अगर मतलब समझ नहीं आया तो बोलना सर आपकी बात तो पता नहीं क्या कह रहे हैं आप, और यहाँ कुछ और लिखा है। देखो, जब हम किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग करते हुए हम ये सोचते हैं कि ये बिजनेस इन फ्यूचर कंटिन्यू रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये बिजनेस 3 महीने बाद बंद हो जाएगा, 6 महीने बाद खत्म हो जाएगा, 1 साल बाद खत्म हो जाएगा, 2 साल बाद खत्म हो जाएगा, 5 साल बाद खत्म हो जाएगा। किसी भी बिजनेस को करते हुए उसके ओनर के दिमाग में ये हरगिज नहीं होता कि वो इस बिजनेस को खत्म करेगा अनटिल अनलेस के उसे इतने लॉसेज हों कि वो बिजनेस को चलाने से कासिर हो जाए। वो क्या, मैं अब बिजनेस को ऑपरेट कर ही नहीं सकता, राइट? मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? किसी भी बिजनेस को जब आप बच्चों अब आवाज आ रही है? बच्चों अब आवाज आ रही है मेरी? अच्छा 1 मिनट रुकिएगा जरा प्लीज, 1 मिनट रुकिएगा। अच्छा, एक्चुअली जो मेरा फर्स्ट यूनिट से मेरे कंटिन्यूस यूनिट होते हैं ना जब, तो फिर वो बैटरी जो है माइक की बैटरी ख़त्म हो जाती है। मैं माइक यूज़ कर रहा होता हूँ तो वो माइक की बैटरी की चार्जिंग ख़त्म हो जाती है, फिर माइक यूज़ नहीं हो रहा होता। तो चलें बहरहाल,
हम कोशिश करते हैं कि अपनी बात मुकम्मल करें किसी तरह जल्द से जल्द। अगर मेरी आवाज़ आपको प्रॉपर आ रही है तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपसे बात करता रहूँ। चलो, यस, तो ये लीजिए, ये बताइए मुझे बिल्कुल इत्मीनान से कि आपको गोइंग कंसर्न का मतलब समझ आ गया क्या कह रहा हूँ मैं। गोइंग कंसर्न में मैं ये कह रहा था कि जब आप किसी बिजनेस को ऑपरेट कर रहे होते हैं तो बीइंग एन अकाउंटेंट, बीइंग एन ओनर नहीं, बीइंग एन अकाउंटेंट, आपकी थॉट क्या होती है कि बिजनेस विल कंटिन्यू इन फ्यूचर। सर अगर ऐसा ना हो, हम ये कहें 3 महीने बाद बिजनेस खत्म हो जाएगा, तो फिर हमारा कोई भी एसेट नॉन करंट एसेट नहीं होगा, सब क्या हो जाएंगे, करंट। क्यों? क्योंकि जब हम कह रहे हैं बिजनेस 3 महीने बाद खत्म हो जाएगा, तो इसका मतलब है बिजनेस का हर एसेट हमें 3 महीने तक फायदा पहुंचाएगा, उसके बाद बिजनेस का 1 साल से ज्यादा अरसे चलेगा ही नहीं। नॉन करंट एसेट की डेफिनेशन याद है, भूल गए? तो इसलिए हम कभी भी बिजनेस में ये थॉट नहीं रखते कि बिजनेस जो है वो 2 महीने बाद खत्म हो जाएगा, 4 महीने बाद खत्म हो जाएगा, ना फोरकास्ट करते हैं। हाँ, जब खत्म होगा जब होगा, लेकिन हमारी ये थॉट होती है बिजनेस फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा। आई होप आपको मेरी बात समझ आई। अगर समझ आई तो अब आप ये प्रेजेंटेशन देख लें। अच्छा, मैंने पैडलेट वॉल पे से शेयर किया था, आपने पैडलेट वॉल से इसे चेक किया? खुल रहा है वहां से ये आपके पास? AKSP की आईडी पे नहीं खुलेगा, ये बात मैंने पहले भी बताई थी आपको। आप पर्सनल अपने जीमेल पे खोलें। आपने इसे पैडलेट वॉल पे इसका लिंक, ये जो लिंक है, ये आपने चेक किया? कोई मुझे बताएगा प्लीज? नहीं चेक किया? अली मोहम्मद, आप हैं क्लास में? अली मोहम्मद साहब क्लास में चले गए, ज्वाइन कर लेते हैं अली मोहम्मद साहब। अली मोहम्मद 1 मिनट रुकिएगा प्लीज, 1 मिनट। जी अली मोहम्मद, आप बात करें जरा प्लीज। जी सर, मैंने ओपन किया था लिंक। खुल गया था? ये फाइल खुल रही है इस तरह आपके पास? जी सर। तो ये आपने इसको पर्सनल ईमेल से अपने खोला था या फिर AKSP वाले ईमेल एड्रेस से? पर्सनल ईमेल से खोला था। ओके, थैंक यू, थैंक यू। चल, तो बात आगे बढ़ाते हैं। अली मोहम्मद, आज पार्टिसिपेशन नहीं है बेटा आपकी, या आप मैसेजेस कर रहे हैं? मैंने देखे नहीं आपके मैसेजेस शायद। मैसेजेस किए अली मोहम्मद आज आपने? जी सर, मैंने बहुत सारे मैसेज किए थे। चलें, ओके, गुड। अच्छा, ये बताइए कि ओके, अगर AKSP से भी खुल रहा है तो जबरदस्त। चलें, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी समझ आ गया गोइंग कंसर्न कि बिजनेस फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा। देखें, आप जितना अच्छा मेरी बात को सुन के समझ रहे हैं ना, और ये पढ़ के समझ रहे हैं, आप फिर जब इससे रिलेटेड MCQs आएंगे, इसकी डेफिनेशन आएगी, लिखने के लिए आएगा, तो मैं पूरा भरोसा करता हूँ आप सब पे कि आप लिख लेंगे। सही है ना? लिख लेंगे ना अल्लाह के हुक्म से? यस, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। जबरदस्त, ये बात हुई, बेहतरीन बात। चलें, तो बस फिर अगले पॉइंट पे चलते हैं, गोइंग कंसर्न से आगे बढ़ते हैं। क्या ख्याल है? अब लिखा है हमारे पास प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। क्या लिखा है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। पुराना नाम है इसका कंजर्वेटिज्म। इसका पुराना नाम है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिव का वर्ड सुना है आपने? कंजर्वेटिव, तंग नजर, छोटी सोच, कंजर्वेटिव, है ना? कंजर्वेटिव से निकला है, यस, नैरो माइंडेड। कंजर्वेटिव से निकला है कंजर्वेटिज्म, राइट? कंजर्वेटिज्म मींस, प्रूडेंस मींस क्या है? हम बिजनेस में फ्यूचर में लॉसेस को तो फोरकास्ट करेंगे, हम बिजनेस में ये तो सोचेंगे कि हमें फ्यूचर में लॉस हो सकता है। हम कभी भी अपनी प्रॉफिट को पहले से फोरकास्ट नहीं करेंगे। सर ये क्या बात हुई? अच्छा सोचना बहुत अच्छी बात है, अच्छा सोचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ख्याली पुलाव बनाना बेवकूफों का काम है। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? इससे आसान उर्दू नहीं बोल सकता मैं। एक होता है अच्छी सोच, आप ये सोचते हैं कि इंशाल्लाह मेरे बिजनेस करने से मुझे मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा, ये अच्छी बात है।
और एक होता है ख्याली पुलाव, इतना मुनाफा होगा, फिर यूं होगा, फिर यूं करूंगा, फिर ऐसे होगा, और हुआ ही नहीं, सब बर्बाद हो गया। तो आप एक चीज को बेस बनाकर सब काम कर लें, पूरी बिल्डिंग खड़ी कर लें, और बाद में वो बुनियादी काम ना हो सके तो बिल्डिंग तो पूरी की पूरी गिर गई, है ना। तो बस काम की बात क्या है, अब मैं पढ़ूंगा प्रूडेंस, बेफिक्र रहें आप, परेशान ना हो। प्रूडेंस आपके पास वहां किस नाम से, ये भी बता दूं, वहां पे कंजर्वेशन के नाम से, कंजर्वेटिज्म ने लिखा हुआ, वहां कंजर्वेशन लिखा हुआ है बुक में, सही है। और वहां पे क्या लाइन लिखी है जरा वो भी पढ़ लें आप एक नजर, मैं भी पढ़ लेता हूँ। दिस रिक्वायर्ड टू टेक इनटू अकाउंट ऑल पॉसिबल लॉसेस बट इग्नोर ऑल पॉसिबल प्रॉफिट्स, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट व्हिच मे अराइज ड्यू टू बिजनेस एक्टिविटी इन द करंट ईयर, सही है। अच्छा, ये तो वहां वाली बात हो गई। अब हम इसको अपने पास यहाँ से भी शेयर कर लेते हैं आपके साथ कि यहाँ क्या कह रहा है। मैचिंग प्रिंसिपल, ऑब्जेक्टिविटी, फुल डिस्क्लोजर, एस्टिमेट एंड जजमेंट्स, मटेरियलिटी, कंसिस्टेंसी, ये आ गया कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। The rule require reporting values or amount of asset or and revenue should not be overstated, while liabilities and expense should not be understated. क्या कह रहा है, anticipate no profits but provide for all losses. Accountant should always be on side of safety. क्या मतलब हुआ, एक अक्लमंद इंसान हमेशा अपने आप को बुरे वक्त से बचाने के लिए प्रिपेयर रखता है। एग्री। एक अक्लमंद इंसान क्या होता है, एक अक्लमंद इंसान वो होता है जो बुरे वक्त के नुकसान से अपने आप को बचाने के लिए रेडी रखता है। वो कहता है खुदा ना खास्ता मुझे नुकसान हो सकता है, तो वो अपने आप को नुकसान से बचाने के लिए अपने आप को तैयार रखता है, नुकसान की तैयारी रखता है कि नुकसान हो गया तो मैं इस तरह कवर करूंगा, मेरा बिजनेस एकदम डूबेगा नहीं, मेरा बिजनेस तबाह नहीं होगा, मेरा बिजनेस बंद नहीं होगा, ठीक है। तो वो कैसे करता है प्रिपरेशन, यानी वो फ्यूचर के लॉसेस को फोरकास्ट कर रहा होता है। वो कहता है मेरे एसेट्स, अब जरा सुने ये वाला जुमला, मेरे एसेट्स अगर दिख रहे हैं, एसेट्स में क्या, मेरा फर्नीचर अगर दिख रहा है 1 लाख रुपीस का, तो 1 साल इस्तेमाल के बाद ये 1 लाख रुपए का नहीं है। मेरा रिसीवेबल, सुन रहे हैं मेरा जुमला, क्या बोला मैंने, मेरा ट्रेड रिसीवेबल इज अवर एसेट। अगर मेरा ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख रुपीस है तो हो सकता है इसमें से मुझे 20,000 रुपीस, कंप्लीट माई सेंटेंस, उर्दू में कर लो कंप्लीट, हाँ, 20,000 रुपीस ना मिले। तो ये जो ना मिले वाली सोच है ना, ये जो ना मिले वाली सोच है, दिस इज कॉल्ड कंजर्वेटिज्म, दिस इज कॉल्ड प्रूडेंस। हम अपने एसेट की वैल्यू को कम करते हैं कि अगर शुड नॉट बी ओवरस्टेड, हमें लेने तो 2 लाख रुपए हैं लोगों से, बट हमें लगता है 20,000 नहीं मिलेंगे, तो अकाउंटिंग हमें कह रही है कि 20,000 रुपीज से अपने अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू को कम कर लो। और उसको कम करने के लिए आप कौन सा अकाउंट बनाते हैं, अलाउंस फॉर बैड डेट्स। इज इट क्लियर। आखिरी पॉइंट पढ़ लें अब हम, प्रूडेंस समझ आ गया, क्या कहता है, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट्स बट प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस, याद रहेगा इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल, नेगेटिव सोच नहीं महानूर, इसको कहते हैं कंजर्वेटिज्म, तंग नजरी, यानी आप सोच रहे हैं कि आपको फ्यूचर में नुकसान हो सकता है, सही है, प्रॉफिट भी होगा, वो प्रॉफिट आप दिमाग में रखते हैं, उसे कहीं लिखते नहीं है, उसके लिए अपने आप को तैयार नहीं रखते। प्रॉफिट हो गया तो अच्छी बात, लेकिन नुकसान के लिए अपने आप को तैयार रखना अक्लमंदी होती है, ठीक है। आगे चलूं, महानूर समझ आ गई, ओके चलो। तो आखिरी पॉइंट पढ़ लें अब हम अल्लाह के हुक्म से। आखिरी पॉइंट है हमारे पास ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। बिल्कुल सर, कंजर्वेटिज्म तो बेनिफिशियल है ना, अक्लमंद लोग जो होते हैं वो अपने आप को पहले से नुकसान के लिए तैयार रखते हैं, जब नुकसान होता है तो वो कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसके लिए तैयार था, तो मुझे बहुत बड़ा झटका नहीं लगा, मेरा बिजनेस अभी भी चलता रहेगा, मैं अपने आप को पहले से इसके लिए प्रिपेयर रखा हुआ था कि मेरे 20,000 रुपए नहीं मिलेंगे। ओके, द लास्ट वन इज ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। इस यूनिट में मैंने आपके अटेंडेंस मार्क नहीं किया ना, तो आप जब मैं बात करूंगा तो आप सब रिप्लाई करेंगे, अटेंडेंस मार्क हो जाएगी आप सबकी, ठीक है। और जो चला गया वो चला गया। सुन लिया मेरी बात आप सबने, अभी आपकी क्लास का टाइम होने वाला है, अगली बिल्कुल खत्म हो रहा है। ऑब्जेक्टिविटी पर मैं कल शुरू कर लूंगा, अभी आप मेरे मैसेज का रिप्लाई करेंगे जो मैं सवाल करता हूँ। ऑब्जेक्टिविटी इन सिंपल वर्ड्स क्या है कि आप जितनी भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी बिजनेस में, जितनी भी ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड करेंगे, ऑब्जेक्टिविटी का प्रिंसिपल ये कहता है कि वो तमाम चीजें, द रूल wherever possible the amount used in recording transaction be based on objective evidence rather than subjective judgment। मतलब क्या हुआ
कि जब आप किसी से सामान खरीदेंगे तो आपके पास कोई इनवॉइस होनी चाहिए। आप किसी को सामान बेचेंगे, आपने इनवॉइस बनानी है। बैंक में बैलेंस जमा करवाएंगे, आपके पास डिपॉजिट स्लिप होनी चाहिए। ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी, यस, नॉट ओपिनियन बेस्ड, फैक्ट्स बेस्ड। जबरदस्त बात, क्या बात है, कहीं से निकाल लिया तुमने, जबरदस्त काम है। एनी प्रूफ, बिल्कुल। ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल यही कह रहा है। अच्छा, बिल्कुल हर चीज की, सिर्फ इसकी नहीं। अच्छा, वहां पर क्या है बुक में, वो पढ़ के खत्म करते हैं अपनी बात। ऑब्जेक्टिविटी हमारे पास बुक में है, ऑब्जेक्टिव एविडेंस, ऑल अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मस्ट बी प्रॉपर्ली सपोर्टेड बाय ऑब्जेक्टिव एविडेंस। देखो वही लिखा हुआ है जो मैंने पढ़ा, परचेज, इनवॉइस, बैंक स्टेटमेंट, वेरियस काइंड्स ऑफ वाउचर्स। However, in certain cases, we may have to depend upon judgments and estimate. सही है, कहीं कहीं जजमेंट और एस्टिमेट होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ज्यादातर अकाउंटिंग जो होती है वो किसके ऊपर होती है, ऑब्जेक्टिव बेस होती है। हमारे पास हर चीज का कोई ना कोई फिजिकल रिकॉर्ड मौजूद होता है। हमने मुलाजमीन को सैलरी दी तो हमारे पास चेक मौजूद होगा या बैंक से पेमेंट का प्रूफ मौजूद होगा, और बैंक से पेमेंट का प्रूफ कैसे आएगा, बैंक स्टेटमेंट की शक्ल में। करेक्ट। ऑब्जेक्टिविटी आप यहां से अगर समझ नहीं आ रहा तो बुक से पढ़ लें। चलें, थैंक यू सो मच। सबको समझ आया? सबको समझ आया? रिप्लाई सब कर रहे हैं ना? सबको समझ आ गया? ओके, तो घर पे एक बार रिव्यू कीजिएगा इसे, और अब जल्दी से दूसरी क्लास में मूव कर जाएं। इंशाल्लाह कल मुलाकात हो रही है, और अटेंडेंस को मेक श्योर करें। मेरी साइड से फी अमान अल्लाह, हैव अ नाइस डे, टेक वेरी गुड केयर, अल्लाह हाफिज।